और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युम्न जोशीला जी। प्रद्युम्न भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, हम हरियाणा प्रदेश की राजनीति पर विशेषकर चर्चा करते हैं, परंतु जब तक चर्चा हरियाणा प्रदेश में छोटू राम के नाम पे ना हो, चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा के नाम पे ना हो, तो हरियाणा की चर्चा पूरी नहीं होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि साथियों चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा सर छोटू राम के नाती हैं और बहुत बड़ी लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत उनके पास है। और अब जो ताजा हालात हैं उस परिवार के, उस पर भी हम आएंगे। छोटू राम के बारे में नई पीढ़ी कम जानती होगी शायद। छोटू राम जी वह तोप रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति की। एक जमाने में पंजाब प्रांत होता था जो सारा, जिस वक्त पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, यहां पर यूनियंस पार्टी कहिए, आप जमींदारा पार्टी कहिए, उस पार्टी के संस्थापक थे छोटू राम जी, सर सिकंदर हयात खान, सर फजले हुसैन, सर सदाबुद्दीन और सर मोहम्मद हुसैन शाह। ये चार बहुत बड़ी तोप थे उस जमाने के राजनीति की दुनिया के। और उस वक्त जो संयुक्त पंजाब होता था, इसके अंदर सर छोटू राम की तूती बोलती थी। कहां तक, एक बार लाहौर के अंदर जो मुस्लिमों के बहुत बड़े नेता हुए पाकिस्तान के जिन्ना पंजाब के मामलों में हाथ डालने लग गए थे। और उस वक्त सर छोटू राम ने जिन्ना को यह कह दिया था कि जिन्ना साहब, आप पंजाब के मामलों में हाथ डालना बंद कीजिए, और अगर आप पंजाब के मामले में उंगली डालेंगे तो यहां से आपको उंगलियां जलवानी पड़ जाएंगी। और यह धमकी कहां दी थी? लाहौर में खड़े होकर दी थी सर छोटू राम ने। उसी छोटू राम की विरासत को संभालने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा। और आज का अगर हम राजनीतिक सिनेरियो देखें तो वह परिवार कहां से कहां तक पहुंच गया है। तो आज हम चर्चा यही करने जा रहे हैं कि अब इस परिवार का क्या होगा। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युम्न जोशीला जी। प्रद्युम्न भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युम्न भाई देखिए, मतलब इतने बड़े नेता हुए हैं छोटू राम जी, और उन्होंने कांग्रेस के साथ राजनीति नहीं की जी, वो अपनी अलग राजनीति करते थे जी। और उस दौर में भी इस क्षेत्र में तो कांग्रेस का कोई जिक्र ही नहीं था जहां हम बैठे हैं जी। संयुक्त पंजाब में जमींदारा पार्टी बहुत बड़ी ताकत होती थी जी। और एक टाइम में 1942 से लेकर 1947 तक टिवाना जी प्रधानमंत्री रहे हैं पंजाब सूबे के, और वो भी उसी जमींदारा पार्टी से थे जी। तो इतनी बड़ी विरासत चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा को मिली जी। और आज वो उचाना में सिमट कर, अगर उचाना में भी एक हार हो गई उनकी केवल 32 वोटों से जी। तो जो इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत है, और विशेषकर आज जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, सारे सिनेरियो को देखें हम, और जो जमींदारों की जो हालात है उसी को लेकर यह परिवार राजनीति में आया था। इन्हीं मुद्दों को लेकर छोटू राम जी आए थे जी। तो आज वो प्रसन्न जस के तस आज भी खड़े हैं। तो क्या कहेंगे आप इस परिवार को लेकर? देखो, अगर सही मायने में देखें तो राजनीतिक रूप से चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को चौधरी छोटू राम से जो राजनीति विरासत में मिली, उसके बाद जितना बड़ा नाम चौधरी छोटू राम का था, उसके मुकाबले में तो वो 1% भी नहीं कर पाए। ठीक है। चौधरी छोटू राम को तो पूरी दुनिया पूजती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और चौधरी छोटू राम ने जो कुछ कर दिया किसानों के लिए जी जी, उसका रत्ती भर भी उसके बाद इनका परिवार जिसने भी राजनीति संभाली वो नहीं कर पाया। चौधरी छोटू राम के राजनीतिक वारिस के तौर पर अगर किसी को देखें तो पहले चौधरी नेकी राम जी, हाँ बिल्कुल,
जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के पिताजी थे, उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया, चुनाव लड़े, विधायक बड़े, मंत्री भी बने और बड़े पावरफुल इस इलाके के नेता भी रहे जी। और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि चौधरी छोटूराम को हर घर में पूजा जाता है। आज भी मैं एक चीज बताऊं, भले ही राजनीतिक रूप से चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री रहे हों, चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री तक भी गए, लेकिन आपको हर घर में छोटूराम को मानने वाले और चौधरी छोटूराम का फोटो मिल जाएगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जबकि चौधरी देवीलाल से बहुत लोगों की राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलती, ठीक बात है। चौधरी चरण सिंह से भी बहुत लोगों के नहीं मिलती जी। हमें ये लोग तो मिल जाएंगे कि वे देवीलाल ने ये काम ठीक कराया लेकिन ये काम गलत भी कराया, लेकिन ऐसे कोई लोग नहीं मिलते जो ये कहते हो भाई छोटूराम ने ये काम गलत किया। बिल्कुल ठीक बात है। वो ये चीज दर्शा रहा है कि उनका कितना बड़ा व्यक्तित्व था और उनके चूंकि कोई लड़का था नहीं, बिल्कुल, वरना तो राजनीति आगे उनके लड़के और उसके बाद जो है पोते वो संभालते। बिल्कुल सही बात है। तो उनके जो 2 लड़कियां थी, उसके बाद जो राजनीतिक रूप से, हालांकि उनके परिवार से भी चुनाव लड़े गए, जी जी, लेकिन वो राजनीतिक रूप से कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल, शायद वो श्रीचंद जी रहे हैं। हाँ, तो लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, इतने उस सतर पर उनका नाम नहीं हो पाया। उनके भतीजे थे। और फिर जो है राजनीति घूमी कहाँ जाकर के गढ़ी सापड़ा से और उसके बाद डूमरखा में आ गई। ठीक बात है। और डूमरखा से जो वो राजनीति की मशाल थी, जो वारिस की मशाल थी, वो डूमरखा आ गई। अब वो डूमरखा आ गई और उसके बाद नेकीराम जी ने कुछ समय तक उसको संभाले रखा, लेकिन मुख्यमंत्री बनना और मुख्यमंत्री की रेस में बड़ा सीरियस कैंडिडेट होना, उस तक वो नहीं पहुंच पाए जी। उसके बाद नरवाना उचाना इस एरिया में बड़े पॉपुलर भी रहे। बिल्कुल, कई चुनाव लड़े। उसके बाद उनकी राजनीतिक विरासत आगे चली गई नेकीराम के बेटे और चौधरी छोटूराम के जो नाती कह लीजिए या दोते कह लीजिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह के पास जी। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने युवा कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की। बिल्कुल, क्योंकि हम नेकीराम जी का इसलिए बहुत विस्तार से यहाँ चर्चा भी नहीं करेंगे। आज वो जमाना जा लिया, जो नेकीराम जी को जानने वाले थे उनमें ज्यादातर इस संसार को छोड़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, या कुछ एक जो है वो बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं। बिल्कुल। अब हम अगर बात करें चौधरी नेकीराम के जो बेटे जी और चौधरी छोटूराम के नाती, जिनको हम दोता भी कह सकते हैं, जी जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह की। बिल्कुल। चौधरी बीरेंद्र सिंह को चूंकि राजनीति विरासत में मिली, बिल्कुल, और अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं वो, बिल्कुल सही है, उन्होंने युवा कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की जी। युवा कांग्रेस से होते हुए उचाना से वो कई बार विधायक बने। बिल्कुल। हिसार से भी वो सांसद बने जी। उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव हराया था, जो चौधरी देवीलाल के बेटे। बिल्कुल ठीक बात है, 1984। और हिसार से 1984 में, हालांकि उसके बाद वो हार भी गए थे। बिल्कुल, 89 में। और हिसार की एक ऐसी सीट है जहां से पिता पुत्र दोनों सांसद बने। ठीक बात, ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड की बात है। चौधरी बीरेंद्र सिंह उसके बाद राजीव गांधी के बड़े नजदीकी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और एक वो समय आया 1991 में, तब वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, यानी टिकट बांटने वाले वही थे, साइन उन्हीं के हो रहे। बिल्कुल ठीक बात है। और राजीव गांधी जी ने एक जनसभा में बाकायदा ये कहा भी कि जो है अब प्रदेश का नेतृत्व चौधरी बीरेंद्र सिंह करेंगे, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो, जींद की रैली में। और उसके बाद ये हो गया था पूरे प्रदेश में, क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। बिल्कुल। तो लिहाजा ये हो गया था कि अब मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह बनेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हरियाणा ही नहीं, देश की राजनीति में, जिसको ट्रेजेडी किंग बोलते हैं, उनमें कहीं ना कहीं बीरेंद्र सिंह का नाम है। ठीक है बात। मुख्यमंत्री बनना था उससे पहले ही, क्योंकि कांग्रेस का राज भी आ गया था। ठीक बात है। उससे पहले जो है राजीव गांधी की हत्या हो गई जी, और कांग्रेस में पीवी नरसिम्हा राव का दौर आ गया। और चौधरी भजनलाल, पीवी नरसिम्हा राव एक जमाने में हाशिए पर थे। हाँ,
वो समय की बात है, समय की राजनीति में बात है। कभी भी बदल सकता है। एक कभी भी। समय तो वो था कि कांग्रेस ने उनको बुजुर्ग होने के नाते टिकट नहीं दी। टिकट नहीं दी थी, उनको ये कह दिया भाई ये तो अब कौन ही काम करे। काम के नहीं रहे, लेकिन फिर वो कांग्रेस का भी नेतृत्व किया, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री भी बने। प्रधानमंत्री भी बने। उसके बाद चौधरी भजनलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनकी कैबिनेट में प्रोफेसर चौधरी बीरेंद्र सिंह मंत्री बने। मैं निजी रूप से ये मानता हूं कि ये उनकी एक भूल थी और एक गलती भी थी। ठीक है बात। कि उनको जब वो मुख्यमंत्री का फेस थे, क्योंकि वो तो डिक्लेयर्ड थे। हाँ, आज बिल्कुल, नरेंद्र मोदी किसी को ये कह दे कि भाई ये नेता मुख्यमंत्री बनेगा और फिर वो उसकी वजारत में मंत्री बने, तो कहीं ना कहीं कद छोटा हुआ, ये उनका एक कद छोटा हुआ। लोगों ने उस दिन के बाद, मेरा ये मानना है, उस दिन से पहले तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को लोग बड़ा सीरियस मानते थे, सीरियस भी बहुत बड़ा नेता बनेगा, और बढ़ते भी, हाँ, बहुत बड़े नेता बनते। लेकिन उसके बाद लोग ये समझने लगे कि भाई ये तो जो है जैसे पेड़ के नीचे का जो रूख के नीचे का पौधा हो गया, वो बन गया। फिर क्या हुआ कि एक वो दौर आया कि एक तरफ तो वो मुख्यमंत्री के मटेरियल, भजनलाल जी की सरकार में मंत्री बनने के बाद उनको कांग्रेस भी छोड़नी पड़ेगी। फिर वो तिवारी कांग्रेस में चले गए। हाँ, बिल्कुल। तिवारी कांग्रेस में उन्होंने अपने बहुत से साथियों को टिकटें दिलाई। फिर वो तिवारी कांग्रेस से खुद एमएलए भी बने। फिर वो वापसी फिर उन्होंने कांग्रेस में कर ली। कांग्रेस में वापसी करने के बाद 2005 में उनको फिर से मुख्यमंत्री का फेस माना जाने लगा, भाई मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि फिर वो राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी जी के नजदीकियों में प्रद्युम्न ये भी देखिए ना, जिस वक्त तिवारी कांग्रेस में लोग गए थे जी, और यह भी एक प्रमुख थे जी, तिवारी कांग्रेस में वही लोग गए थे जो राजीव गांधी के नजदीक थे। वो तिवारी कांग्रेस बनी केवल इसलिए थी कि जो नरसिम्हा राव जी ने उनके जो राजीव गांधी के खासम खास लोग थे उनको दरकिनार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी लॉबी बना ली। जब उन्होंने अपनी लॉबी बनाई तो जो एनडी तिवारी थे, बड़े नेता थे, और भी बहुत नेता थे कांग्रेस यूपी के मुख्यमंत्री रहे और बड़े नेता थे। उन्होंने जो है अपना एक सिस्टम बना करके और तिवारी कांग्रेस अलग से बना ली। अलग से क्यों? क्योंकि तब तक गांधी नेहरू परिवार से कोई और एक्टिव नहीं था, राजनीति नहीं था। सोनिया गांधी तो 1998 में राजनीति में आई है। बिल्कुल। तो इस कारण वो तिवारी कांग्रेस बनी। अगर सोनिया गांधी राजीव गांधी की हत्या के तुरंत बाद सक्रिय हो जाती तो वो दौर ही नहीं आना था। तिवारी कांग्रेस बननी ही नहीं थी ना, तिवारी कांग्रेस बननी थी। और हो सकता है पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री ना बनते, सोनिया गांधी बनती। बिल्कुल सही करें आप, क्योंकि राजीव गांधी की तो वारिस वो होगी, वो थी। राजीव गांधी के फेस पर वो चुनाव लड़ा जा रहा था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 2005 में फिर से ये मुख्यमंत्री की रेस में थे। फिर बाजी मार गए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बिल्कुल, जो इनके मामा बुआ में जो है भाई है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजारत में ये फिर मंत्री बन गए, वित्त मंत्री इनको बना दिया गया। उसके बाद ये हालात बने कि ये उचाना से भी चुनाव हार गए। हालांकि पहले भी हारे थे उचाना से, बिल्कुल, लेकिन फिर इनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चुनाव हरा दिया। इसके बाद वो समय आया कि कांग्रेस पार्टी ने इनको राज्यसभा में भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि राजीव गांधी के नजदीक के थे, फिर सोनिया दरबार में भी इनकी खूब चली, वरिष्ठ भी थे, और इनको पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया। पार्टी ने इनको कई स्टेट्स का प्रभारी बनाया। और एक बात इनके लिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि ये भले ही खुद मुख्यमंत्री ना बन पाए हों, लेकिन इन्होंने अपनी कलम से बहुत नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया। सही बात है ये। उसके बाद जब ये राज्यसभा में गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट का विस्तार होना था, और इनके पास प्रधानमंत्री जो किस किस को मंत्री बनाता वो चिट्ठी आई, और सूट भी सिल गया था। और सूट सिल गया, शपथ लेने की तैयारी होगी। इनकी कोठी पर हजारों लोग पहुंच गए। ये भी पूछ लिया था कि शपथ हिंदी में लोगे इंग्लिश में लोगे, सब कुछ पूछ लिया था, सारी तैयारी हो चुकी थी। और पूरे हर जगह ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए थे, लड्डू बटने शुरू हो गए थे, चेले चपाटी इनके पहुंच गए थे। बिल्कुल, कोई ओएसडी में बनूंगा, कोई मैं जो है पॉलिटिकल एडवाइजर लगूंगा, वो सब तैयारियां शुरू कर दी लोगों ने। और जो कि मंत्री बनते तो हमारे पुनिया गोत्र पे इनकी विशेष छत्र छाया रहती, बिल्कुल रहती, क्योंकि इनका जो इलाका है वो उचाना और पलाना और वो सारा एक ही सिस्टम है। काफी पुनिया हमारे इनके क्लोज है। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ये बात मुझे बताई
कि उसके बाद मेरी जब तैयारी शुरू हुई और मैं घर से निकलने के लिए चलने की तैयारी में थे वो, बिल्कुल शपथ लेने के लिए, बिल्कुल। तभी बोला सोनिया गांधी का फोन आया और सोनिया गांधी ने केवल ये कहा कि शौरी चौधरी सॉरी चौधरी साहब, और उन्होंने बोला कुछ नहीं कहा, शौरी मेरे पे भारी पड़ गया, 2 शब्द केवल सॉरी चौधरी साहब, और कुछ नहीं बोले, और कुछ नहीं बोला। और ये 2 शब्द चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजनीति के वो शब्द बन गए, शायद पूरी जिंदगी वो इन 2 शब्दों को भूल नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं पॉजिटिव ज्यादा सोचता हूं, कि सोनिया गांधी ने जो ये 2 शब्द कहे ना, शौरी चौधरी साहब, इससे चौधरी बीरेंद्र सिंह को बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा हुआ। क्या हुआ उनको फायदा? वहां तो वो क्या पता कैबिनेट में राज्य मंत्री बनते, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार के बनते, या ज्यादा से ज्यादा अगर कैबिनेट भी बनते तो कोई छोटे मोटे महकमों के मंत्री बनते। चर्चा तो ये थी कि रेल मंत्री बना जाता, भाई मुश्किल था रेल मंत्री बनना, बाकी चर्चा थी। हाँ, पता नहीं क्या बनते, क्योंकि जो चीज बने ही नहीं तो फिर उस पर कयास है। सही बात है, सही बात। उसके बाद ये हुआ कि बहुत लोग ये कहते हैं, और चौधरी बीरेंद्र सिंह के वर्कर तो ये कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीटो कर दी, क्योंकि हुड्डा साहब उस समय मुख्यमंत्री थे। और कोई भी नेता कभी ये नहीं चाहता कि उनकी जाति का कोई दूसरा नेता उनके पैरेलल पनप सके। ये राजनीति कड़वी सच्चाई, ये राजनीति के कड़वी सच्चाई है। राजनीति में अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी जाति के अलावा दूसरी जाति के किसी नेता की छत्रछाया में काम करते हैं, क्योंकि उनको उसकी जरूरत होती है। बिल्कुल। फिर यह हुआ, इस पर हम एक वीडियो बाद में बनाएंगे किसी में, बड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो। जी। फिर क्या हुआ, चौधरी बीरेंद्र सिंह अगर कांग्रेस में मंत्री बनते, चाहे वो कैबिनेट के बन जाते, रेल मंत्री भी बन जाते, तो कुछ एक समय के लिए बनते, क्योंकि उसके बाद तो खत्म हो गई थी पार्टी। बिल्कुल। उसके बाद तो बीजेपी आ गई थी। फिर उन्होंने बीजेपी का राज आ गया, बीजेपी ज्वाइन कर ली, और राज्यसभा के एमपी होते उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको तुरंत लपका, और लपकते ही उनको उल्टा राज्यसभा में भेजा। बिल्कुल। राज्यसभा में भेज के काम जाट और किसान परिवार से आने वाले आदमी को इस्पात मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, मतलब पूरे देश के सारे गामा का वो मंत्री, वो भी कैबिनेट स्तर का मंत्री, और कैबिनेट का बड़ा पावरफुल उनका उनको मंत्री बनाया। और चौधरी बीरेंद्र सिंह एक बात और उन्होंने मुझे बताई थी कि जब मुझे मंत्री बनाया गया ना, उसके बाद जब मैं मिलने के लिए गया, तब तक भी नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं पता था कि ये चौधरी छोटू राम के दोते हैं। उनको ये तो पता था भाई छोटू राम से बड़ा कोई आदमी नहीं है हरियाणा में। हाँ, छोटू राम से वो प्रभावित भी थे। बिल्कुल ठीक बात है। उनको ये पता था कि भाई बहुत बड़ा नेता है कांग्रेस का, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं पता था कि भाई छोटू राम का राजनीतिक वारिस है। उसके बाद उनको जो है मंत्री बनाया गया। उनकी धर्मपत्नी को टिकट दी गई राजनीति में, वो एमएलए बनी उचाना से, प्रेमलता जी। उसके बाद फिर कद्दावर मंत्री रहे। वो मंत्री रहते हुए जब उनके बेटे आईएएस थे बड़े सीनियर, ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने वीआरएस लिया, अपने बेटे को फिर चुनाव लड़ाया, बेटा एमपी बना, मतलब तीनों की मौज होगी। नहीं तो कांग्रेस में तो क्या था, अकेले बीरेंद्र सिंह थे। बिल्कुल। और यहाँ क्या हुआ, अगर वो जो चौधरी साहब था ना, उस शब्द का फायदा ये हुआ कि चौधरी बीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री, धर्मपत्नी एमएलए, बेटा एमपी, और बताओ और क्या चाहिए। ठीक बात है। फिर वो सॉरी इनको दोनों तरह से याद रहेगा राजनीति में। हाँ, फायदे के लिए भी नुकसान के। फिर इनको दिन फिर उलट जाते हैं। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ देश में, उसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह बड़े प्रखर होकर के बोले, ब्रजेंद्र सिंह भी बोले, बीजेपी के एमपी होते हुए भी। ठीक बात है। और हालात और परिस्थितियां ये बनी कि पहले तो जो है मार्च में रैली रखी गई। हाँ। लेकिन मार्च में हालात, क्योंकि चुनाव में काफी लंबा समय था, फिर उसको 2 अक्टूबर को रख दिया गया जींद में। और मेरी आवाज सुनो 2 अक्टूबर 2023। उस रैली में सबका ये दिमाग था कि आज बीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़े। हजारों लोग, पूरा स्टेडियम भरा। बिल्कुल। लेकिन बीरेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ने की हिम्मत नहीं दिखा। लोग जो है निराशा के दौर में हो गए दोबारा। फिर यह हुआ कि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले
वीरेंद्र सिंह ने तो फिर भी नहीं हिम्मत दिखाई, लेकिन उनके बेटे बृजेंद्र सिंह जो बीजेपी के सिटिंग एमपी थे, एकाएक जाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के और पटका पह रहे कांग्रेस का। बिल्कुल, कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस ज्वाइन कर ली वीरेंद्र सिंह ने तो उसके बाद की। और उसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस ने उनकी जो उन्होंने अपने एमपी के पद से इस्तीफा दिया, बीजेपी की भरी थाली को ठोकर मारी, उसका कोई कुछ उनको नहीं दिया और उनकी टिकट काट दी। यस। फिर वो राजनीतिक रूप से गर्त में चले गए। फिर उचाना से टिकट दी और उचाना से 32 वोटों से चुनाव हार गए। कहने का अभिप्राय ये है कि कहां चौधरी छोटूराम का इतना बड़ा राजनीतिक साम्राज्य, यस, इतना बड़ा नाम। बिल्कुल। उसके बाद नेकीराम जी से होते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उस नाम को उतना तो वो नहीं बढ़ा पाए, जी जी, लेकिन वो मुख्यमंत्री तक की रेस में रहे, कई बार रहे। लेकिन फिर आते आते आज ये हालात होगी कि आज वीरेंद्र सिंह का परिवार ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना विधानसभा में, और यहां तक कि सबसे जो बुरी बात है इनके परिवार के लिए वो ये है कि बाबू बेटे मां कोई पद भी नहीं दे रखा, पद भी नहीं पार्टी में। 1 साल होगी कांग्रेस ज्वाइन की, बिल्कुल बिल्कुल, और पार्टी ने अब तक इनको किसी पद के योग्य तक भी नहीं समझा। बिल्कुल, इससे हैरानी की बात है, इससे ज्यादा हैरानी की बात। और अब एक और बड़ी हैरानी की बात मैं बताता हूं, जिसे दर्शक भी कमेंट करके बताएंगे। चौधरी छोटूराम जब राजनीति में थे तो उन्होंने भी बड़े दमखम से राजनीति की, चौधरी नेकीराम ने भी बड़े दमखम से की, और चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो राजनीति का मापदंड था वो तो यहां तक था कि उन्होंने अपने बहुत से साथियों को हर बार टिकटें दिलाई। बिल्कुल बिल्कुल, यहां तक कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोकसभा की टिकट दिलाने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं 1991 में, और उनको जिताया भी, फिर जिताया भी। ठीक है। उसके बाद चाहे वो 91 की बात हो, 91 में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने टिकटें मांडी, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद 96 में जब वो तिवारी कांग्रेस से लड़े तब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने टिकटें बांटी, राइट। 2000 में उन्होंने अपने साथियों को टिकटें दिलाई, बिल्कुल। 2005 में उन्होंने फिर से अपने साथियों के लिए लड़ाई लड़ी और जो टिकटें दिलाई, बिल्कुल। 2009 में उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन वो उस समय उस बड़े स्तर पर कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी उनका इक्का दुक्का योगदान रहा। यस। 2014 में जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की जी, तो जींद के आसपास की कई टिकटें उन्होंने दिलाई, यहां तक कि उन्होंने कलायत की टिकट दिलवाई, और कलायत की टिकट जिसको दिलाई उसका गांव नरवाना में। यस, ये देखो आप, नरवाना के आदमी को कलायत से टिकट दिलवाई। उसके बाद 2019 जब आया, 2019 आते आते भी वीरेंद्र सिंह इस हालात में थे कि उन्होंने कुछ एक जगह टिकटों के लिए अपने साथियों की जो है रिकमेंड की और उनको दिलाने में उनका योगदान रहा। बिल्कुल। और यहां तक कि मैं ये भी बताऊं, जो जयप्रकाश दलाल है ना, जेपी दलाल जो कृषि मंत्री बने, उनकी टिकट के लिए भी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उनकी अच्छी खासी मदद की, उनके लिए जलसा भी किया। बिल्कुल सही बात है, मैं उस जलसे में था। बिल्कुल। उसके बाद 2019 तक तो उनका ये कदर रहा, और 24 आते आते ये हालात होगी कि पूरे हरियाणा में एक टिकट मिली उनके, पहले तो उनके बेटे को लोकसभा टिकट नहीं मिली, यस, ये हालात बनी उनकी। बिल्कुल। विधानसभा में एक टिकट मिली, वहां भी वो बेटा हार गया। बिल्कुल। तो आप ये अंदाजा लगाओ कि कहां अर्श से और धीरे धीरे फर्श पर आ गया मामला। और प्रद्युम्न भाई ये देखिए ना कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के खास बात नहीं, वो बिल्कुल शेर की तरह गरजते रहे हैं, बेबाक, जो कहना कह दिया, बिल्कुल डंके की चोट, नफे नुकसान को। अच्छा, इस चीज में मैं एक चीज और बताता हूं उनका, क्योंकि ये कई बार अच्छी हरकतें लोग कर देते हैं और ऐसा करना नहीं चाहिए। एक वर्कर था या कोई भी एक आदमी जो उनका ऑडियो वायरल हुआ और जिसमें वो आपस में ये बात कर रहे, वो ये कह रहा, भाई चौधरी साहब, भाई सोनीपत से लड़ोगे कि हिसार से, बृजेंद्र को कहां से लड़ाओगे, जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह इतने मुंह फट भी कह सकते हैं, हम बेबाक भी कह सकते हैं, और कोई आदमी नहीं सोचता कई बार ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं होता सामने रिकॉर्डिंग भी हो रही है क्या। तो उन्होंने ये कह दिया, भाई वहां तो हुड्डा के जो है कई भूपेंद्र भूपी के विधायक हैं और वो गड़बड़ करा देगा, तो आप हिसार से लड़ेंगे।
और राजनीतिक रूप से वो बात सही भी है, सही भी है, गलत थोड़ी है वो बात सही है, लेकिन हाँ। उसका नुकसान ये हुआ कि बृजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिली। बिल्कुल। हुड्डा साहब ने और ज्यादा वो कर दिया, हम्म, भाई अब तो जो है, जब ये आदमी इतनी सोच रहे तेरे बारे में कांग्रेस में आने के बाद, बिल्कुल तो इसका पक्का इलाज कर दो। तो बिल्कुल। पक्का इलाज कर दिया हुड्डा साहब ने। ठीक है, हालांकि इस तरह की वायरल नहीं करनी चाहिए, भाई नेता पता नहीं कौन कहाँ क्या बोल दे, हाँ, कई बार बिल्कुल हो जाती है। बिल्कुल। फिर ये हुआ कि इतना बड़ा जो राजनीतिक साम्राज्य और उसका इस तरह से हश्र होना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कुछ कमियां चौधरी वीरेंद्र सिंह में भी रही हैं, कुछ कमियां बृजेंद्र सिंह में भी रही हैं। वो अपने आप को, बृजेंद्र सिंह तो अपने आप को प्योर राजनीति में ढाल ही नहीं पाए। ठीक बात है। और मैं ये मान रहा हूं, मैं जो इनको और इनके परिवार को जो पढ़ पाया हूं, कि जो इनके इर्द गिर्द कुछ एक लोग घूम रहे हैं, वो कांग्रेस में होते तो भी वही, बीजेपी में चले गए तो भी वही, तिवारी कांग्रेस में चले गए तो भी वही, जो कुछ एक नेता है, वो कहीं ना कहीं इनकी राजनीति में जो इनका सतर जो लगातार कमजोर होता गया, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं उनको भी मान रहा हूं, क्योंकि वो इनको पता नहीं किस तरह के सब्जबाज दिखाते रहते हैं। आप एक चीज देखो, इनके थिंक टैंक का, इन्होंने कार्यक्रम का नाम रखा मेरी आवाज सुनो। मतलब क्या सोच के रखा भाई, किसकी आवाज सुनो, कौन आवाज सुने, क्या हो। पहले वो कार्यक्रम कभी रख दिया, फिर उसके बाद उसको पोस्टपोन करके कभी रख दिया। इस तरह के जो ये फैसले ले रहे हैं इनके साथी, तो मैं ये समझ रहा हूं कि अब चौधरी वीरेंद्र सिंह को वो 1980-90 की राजनीति का दौर नहीं रहा, अब 2025 है, अब डिजिटल युग है। अब इनके जो साथी है ना, वो ऐसे हैं जो बेचारे आज भी 1990 के दौर की बात कर रहे हैं। ठीक बात, ठीक है ना, बिल्कुल। यहां तक हालात है चौधरी वीरेंद्र सिंह की, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा नाम है। आज के दिन सोशल मीडिया का जमाना है, हर नेता की सोशल मीडिया टीमें हैं, बिल्कुल। हर नेता अपना सबसे ज्यादा ध्यान सोशल मीडिया पर लगाता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन आप देखो चौधरी वीरेंद्र सिंह की सोशल मीडिया कहाँ है? सही बात। कहाँ है बृजेंद्र सिंह की सोशल मीडिया? बिल्कुल सही कहीं बात। कुछ नहीं है, 0/0। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए अपने आप को जब तक ये नए दौर में नहीं उभारेंगे, प्रद्युमन भाई, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो ना जी, मैंने उचाना का चप्पा चप्पा कवर किया, चुनाव विधानसभा जी, एक एक गांव कवर किया है जी। तो इनके भतीजे सजन चेयरमैन जी, तो सोशल मीडिया से उनकी मुलाकातें हुई, सोशल मीडिया वाले सारे बंधु हमें बता रहे थे जी। तो उन्होंने कहा भाई सोशल मीडिया का जमाना है, आप ये कर दो वो कर दो, जो कुछ बातें हुई जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो मानते हैं इन चीजों को जी, और हम जीतेंगे तो अपने हिसाब से जीतेंगे जी। सोशल मीडिया में क्या, लोग हमें वैसे जानते, यानी कि वो सोशल मीडिया की ताकत को भांप ही नहीं पाए जी। और मेरे हिसाब से 32 वोटों की जो हार जीत रही ना, वो केवल इसलिए हुई, हाँ वो केवल इसलिए ये मैनेज नहीं कर पाए, मार्केटिंग नहीं कर पाए अपनी। नहीं तो 32 वोटों में क्या आ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि इनके बराबर में जो चुनाव लड़ रहे थे जी, बीजेपी का आईटी सेल मजबूत रहता, कोई दो राय नहीं, सबको पता है, और दो निर्दलीय थे जी, उनका भी सोशल मीडिया बहुत मजबूत था, जी, बहुत ज्यादा मजबूत था। अगर इनका जो सोशल मीडिया था वो निरंतर कोई प्रचार नहीं कर पा रहा था और उनका सोशल मीडिया इनको लगातार हरा रहा था, तो उस चीज का बड़ा असर पड़ता है। आप ये चीज देखें कि भले ही ये 32 वोट से हार गए, लेकिन ये क्यों नहीं सोच रहे कि आपकी टक्कर में जो लोग खड़े हैं उनका राजनीतिक लेवल कितना था और आपका कितना है। बिल्कुल। देवेंद्र अत्री जो लड़ रहा था वो इनके मुकाबले कितना बड़ा नेता है? नेता के वो तो बेचारे का आम कार्यकर्ता ना। वीरेंद्र घोगड़िया को तो मार्केट कमेटी का चेयरमैन वीरेंद्र सिंह ने बनवाया था। बिल्कुल सही बात है, हुड्डा राज में। बिल्कुल। और वो चुनाव लड़ रहा था। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा कद और उसको आप अगर मैनेज नहीं कर पाओगे, अब ये हालात होगी। और एक और प्रद्युमन भाई, इनकी जो कैलकुलेशन है, मेरी बात हुई चुनाव के दौरान जी, तो मैंने कहा जी, पहले तो उन्होंने पूछा कि क्या मानते हो आप चुनाव को लेकर जी, हमने कहा जी बहुत टफ फाइट है जी, हमने ये बोला उनको, जी आप क्या मानते हो? बोला जी हम ये मानते हैं, हम अकेले 80,000 वोटों पर खड़े हैं जी, 20,000 वोट अगर हमारे उड़ भी गए तो कोई बात नहीं जी, 60,000 वोट हमारे लो जैसे हैं जी, लो की लकीर है। अब देखिए कैलकुलेशन कितनी गलत थी। वो बात ये है ना, मैं जो समझ रहा हूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह
और चाहे प्रेमलता, तीनों को हम इंक्लूड कर लिए, ये दिल्ली में ही रहते हैं। यहाँ तो हफ्ते में या 4-5 दिन में 10 दिन में एक बार चक्कर मारते हैं। यहाँ इन्होंने जिन लोगों के भरोसे सारा सिस्टम छोड़ रखा है, सही कह रहे हैं आप, उन लोगों से लोग खफा हो जाते हैं। अब कैप्टन अभिमन्यु क्यों आ रहा? क्योंकि सारा देश ही किलकी मार रहा है कि भाई जो उसने अपना भतीजा यहाँ छोड़ रखा था, उस भतीजे से लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाए। ठीक बात है। वोट भतीजे थोड़ी दे रखे हैं, वोट तो कैप्टन को दे रखे हैं। बिल्कुल ठीक बात। वही हालात आप जिनकी बात कर रहे हो, चाहे ये सज्जन हो, उससे पहले इनके एक और थे, वो सुरेंद्र पाल एडवोकेट थे, और भी जो इनकी एक टीम सी बना रखी है, उनके भरोसे छोड़ देते हैं हल्के को। पे लोग वोट वीरेंद्र सिंह को दे रहे हैं या सज्जन को दे रहे हैं? और प्रद्युमन भाई, क्या चौधरी साहब को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर ये टीम इतनी मजबूत होती जी, इस टीम की सोच इतनी मजबूत होती जी, तो ये फिर बहुत आगे होते आज। बिल्कुल होते। हार नहीं होती। तो आप एक बात बताओ, जो आदमी 1991 में मुख्यमंत्री बनने की लाइन में है, 2005 में वो मुख्यमंत्री बनने की लाइन में है, और आज ये हालात है कि उसके बेटे को एमपी की टिकट सिटिंग एमपी होते हुए कट जाती है। बिल्कुल ठीक बात। और उसके बाद एमएलए की मिलती है, एमएलए की। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, ये चुनाव भी क्यों आ रहे, मैं बताता हूं असली बीमारी की जड़ क्या थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो उचाना में राजनीति की है, वो हमेशा उन्होंने मुख्यमंत्री के फेस को लेकर के की। सही कह रहे हैं आप। हमेशा उन्होंने बांगर की चौधर को लेकर के की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमेशा वो चुनाव इस मुद्दे पर जीते हैं कि मैं जीतूंगा तो बांगर में चौधर ले आऊंगा और मुख्यमंत्री बनूंगा। ठीक बात कही है। बिल्कुल ठीक। लड़ाई यहाँ से शुरू होती। दूसरी तरफ ये चुनाव भी बृजेंद्र सिंह जीत जाते। ये तो अगर वो चुनाव लड़ रहे थे। अगर वो जिंदगी की ये सबसे बड़ी गलती और ना करते, उन्होंने क्या किया, दीपेंद्र हुड्डा को बुला लिया अपने प्रचार। यस, रैली उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसका मतलब दीपेंद्र हुड्डा उनका नेता हो गया। यस, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। लोगों ने तो उसी दिन ये समझ लिया, भाई ये तो अगर एमएलए बन गए तो मंत्री भी कौन बने। आप बहुत सही बात कर रहे हैं प्रद्युमन भाई। देखिए, ये भी चुनाव लड़ रहे थे जी, कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला का बेटा चुनाव लड़ रहा था। उनके पास भी लगातार इस प्रकार के फोन जा रहे थे, इस प्रकार की बातें हो रही थी कि एक रैली या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करवा लो जी कैथल में जी, या दीपेंद्र सिंह हुड्डा की करा लो जी। तो यहाँ हम तारीफ करेंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला की। उन्होंने कहा नहीं, मैं हार जाऊं कोई दिक्कत नहीं। अगर वो करवा लेते तो रणदीप का छोरा भी हारता। हाँ, परंतु मैं नेता हूं उनके बराबर का, मैं अपने आप को मानता हूं और मेरी जनता भी यही मानती है। बिल्कुल। तो मैं जनता में उनकी रैली करवाकर ये संदेश नहीं देना चाहता कि मैंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है। बिल्कुल। अगर कोई बड़ा नेता खुद अगर ये है भाई मैं बहुत बड़ा नेता हूं, और वो फिर अपने समकक्ष, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा और बृजेंद्र सिंह में अगर हम देखें, भाई ठीक है दीपेंद्र हुड्डा राजनीतिक रूप से उनका अनुभव ज्यादा होगा, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह का तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने तो 52-53 साल हो गए राजनीति में। वो तो 91 में मतलब टिकट नहीं मिल रही थी उनको। बिल्कुल। और ये बांट रहे थे। कितनी बड़ी बात। और 1982 में वो मिनिस्टर थे, वो बिल्कुल कोऑपरेटिव मिनिस्टर। बिल्कुल। तो प्रद्युमन भाई, चर्चा लंबी हो जाएगी। हम साथियों अगले वीडियो में यह भी बताएंगे कि चौधरी साहब को क्या करना चाहिए अगर उन्हें राजनीतिक तौर पर मजबूत होना है, तो किन किन बिंदुओं पर वे विचार करें, किन किन चीजों पर काम करें, और आज की जो राजनीति है उसको किस प्रकार से लें, वह चर्चा भी हम करेंगे। और आपसे भी हम सुझाव मांगते हैं, आप भी सुझाव दीजिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि चौधरी साहब से कहाँ गलती हो रही है। नेता तो अच्छे हैं, इंसान भी अच्छे हैं, दिल के बहुत बड़े आदमी है, बहुत बढ़िया है। बृजेंद्र सिंह बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन गलती कहां पर हो रही है। ठीक है, तो आप भी ये कमेंट सेक्शन में सुझाव दें। जिन भी साथियों का बढ़िया सुझाव होगा हम वो चौधरी साहब तक भी भेजेंगे। और अभी चर्चा का करते हैं अंत, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। राम राम।